हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अनिल साधवानी। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर जो हम विलियन पढ़ रहे हैं उनमें पार्ट 1, 2, 3, 4 के बेसिक का रिवीजन आप करा दीजिए, क्योंकि कुछ पोर्शन 11 का हो सकता है कि कम पढ़ा हुआ हो या जो भी मैटर है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने आज नया लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई नया लेक्चर आज नहीं बना रहा हूँ। उनके लिए आज मैं रिवीजन पार्ट की तरह लेके आ रहा हूँ। उनको मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले हमें मोल आना चाहिए। मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। मात्रा आप ग्राम में लेंगे, उसमें अणुभार का भाग देने पर मोल आते हैं। जैसे जल की मात्रा कितनी है? 36 ग्राम। और जल का अणुभार कितना है? जल का अणुभार, तो जल का अणुभार हो गया H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, 18। तो इसके जो मोल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? मात्रा कितने हुई? 36 और अणुभार 18, तो इसका मतलब ये कितने हो गए? 2 मोल। तो विलियन वाला चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहली बात बच्चों मोल निकालने आना चाहिए। वैसे मोल निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक मेथड है। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं मोल निकालने के बाद, विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं? विलेय को हम B से प्रदर्शित करेंगे और विलायक को A से प्रदर्शित करेंगे। ये ध्यान रखिए, जो ज्यादा होता है वो विलेय कहलाता है और जो कम होता है वो विलायक कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आगे वापस बता देता हूं कि विलेय जो होता है जो कम अमाउंट में होता है, जैसे आपने नमक डाला वो विलेय हो गया और पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो ये इतनी सी बात थी। अपन मोल का मतलब समझ गए होंगे, मात्रा में अणुभार का भाग देना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज अपन ने इस लेक्चर में जो पढ़ी थी पार्ट 1 में, वो हमने पढ़ी थी मोलरता। मोलरता, मोलरता की इकाई जो होती है वो होती है मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर किसके मोल? ये विलेय के हैं। तो परिभाषा बनती है विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोलरता। ठीक है। मोलरता के लिए मात्रा में अणुभार का भाग देते हैं। विलेय की मात्रा लेते हैं, उसके अणुभार का भाग देते हैं और 1 अपॉन आयतन। इस समय आयतन किस में ले रहे हैं भैया? लीटर में। अगर आप आयतन ml में ले रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। तो मात्रा अपॉन अणुभार इनटू 1000 अपॉन आयतन। जैसे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए ले लेता हूं, बहुत ही छोटा बेसिक बात ही करेंगे हम, बहुत बेसिक से चलेंगे जिनके बहुत आराम से समझ सकते हो कि मात्रा आपको H2O की दे रखी है 36 ग्राम। ठीक है। और सॉरी, H2O की नहीं लेते, मात्रा हम ले लेते हैं मान लो कि इथेनॉल की। इथेनॉल की है 4.6 ग्राम। ठीक है। और विलियन जो है 500 ml है, तो इसकी आपको मोलरता निकालनी। ठीक है। तो मोलरता का ml के लिए सूत्र क्या लगेगा? मात्रा में अणुभार का भाग दे देंगे इनटू 1000 अपॉन आयतन। ठीक है।
को जोड़ते हैं तो कितना आता है 46। तो ये हो गया 46,000 अपॉन आयतन कितना 500। तो ये आपके पास 2 आ रहा है और ये आपके पास ये आ रहा है। तो आपके पास कितना है, ये 10 रह गया, तो ये रह गया 1.5 m। बात आपको समझ में आ गई होगी। और प्रतिशत के लिए मोलरता निकालने का सूत्र होता है प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 डिवाइडेड बाय अणुभार करके भी हम मोलरता निकाल सकते हैं। विलेय पदार्थों के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर मिलियन में उपस्थित हो, मात्रा अपन अणुभार 1 अपन आयतन, 1000 अपन आयतन, मात्रा, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सूत्र प्रतिशत के लिए गई बुक में पीछे की तरफ दिया हुआ है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि ये सूत्र भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप देख लीजिए एक बार आराम से, मोल पर लीटर, मोल का मतलब आप समझ गए हैं, विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर मिलियन में हो। तो मतलब विलियन टोटल विलेय पदार्थ मिला दिया और पानी मिला दिया, दोनों कितने होने चाहिए, 1 लीटर होने चाहिए। इस तरह से हम इस कर सकते हैं, इसको मोलरता होगी। मोलरता के बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं नॉर्मलता। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो। तो नॉर्मलता निकालने के लिए मात्रा में, मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें लोगे, ग्राम में, उसमें तुल्यांकी भार का डिवाइड करना पड़ता है 1 अपॉन आयतन। अब तो आप ये जानते हैं आयतन किसमें लेंगे हम, ये लीटर में लेंगे। तो नॉर्मलता हो क्या हुई, मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार 1000 अपॉन आयतन। आयतन किसमें ले रहे हैं आप, अब ml में। अब आपको इसमें जो दूसरी चीज है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैं 2-3 तुल्यांकी भार निकाल के बता देता हूं और एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार, हाइड्रोजन कितने हैं, एक और एक, पहले अणुभार निकाल रहा हूं, ये कैसे निकालते हैं, अणुभार डिवाइडेड बाय संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक बहुत आसान चीज है, जितने हाइड्रोजन होते हैं वो उसका संयोजकता गुणांक है। तो हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर कितना हो गया 32, ठीक है, 16 × 4, इस तरह से ये कितना आ रहा है 98। और संयोजकता गुणांक कितने H हैं, विस्थापित होने वाले H प्लस की संख्या, ठीक है, H प्लस जो विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है। तो अणुभार 98, विस्थापित होने वाले H की संख्या कितनी हुई 2, तो 49 इसका क्या आ जाएगा तुल्यांकी भार। जैसे अब बताओ ये जैसे HCl है तो इसमें विस्थापित संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे H3PO4 है, इसमें संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा, इसका संयोजकता गुणांक हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम इसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। पहले इनका जैसे अणुभार निकालना पड़ेगा, फिर संयोजकता गुणांक से भाग देना पड़ेगा। इसका अणुभार निकालना पड़ेगा, इसका संयोजकता गुणांक है उसको 3 से भाग लेना पड़ेगा। इस तरह से हम उसका तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तुल्यांकी भार के बाद जैसे मान लो क्षार के लिए मैं एक क्षार ले लेता हूं NaOH का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो सोडियम कितना होता है, आप लोगे ये होता है 23,
16 हाइड्रोजन 1 3 6 7 ये हो गया 40। तो अणुभार तो हो गया 40 और क्षार के लिए तुल्यांकी जो संयोजकता गुणांक OH की संख्या होती है, जैसे मैं OH को यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, ये कितना आ जाएगा 40। जैसे मान लो मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालना है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैं अणुभार निकाल लूंगा, माना कि आप निकाल लेना, अब अणुभार आप निकाल लेना, माना कि कितना हो गया m, और संयोजकता गुणांक अब इसमें OH कितने हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे तुल्यांकी भार निकाल के भी बता देता हूँ, जितने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सिस्टमेटिक बहुत यानी बेसिक अगर 11th में छोटे मोटे रह भी गए होंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। मैं पार्ट 1 2 3 4 को चारों को आज कवर कर जाऊंगा, है ना। तो जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि 49 ग्राम H2SO4 500 ml विलियन में। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करो। मैं बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, मैंने अच्छे क्वेश्चन उसमें ले रखे, पर बेसिक अच्छा होगा तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से इसको जब सेकंड टाइम पे 1 2 3 4 पार्ट देखेंगे तो आराम से उसको भी समझ के कर लेंगे। देखो नॉर्मलता मात्रा में तुल्यांकी भार का भाग देंगे 1000, क्योंकि ml है, अपॉन आयतन, ये सूत्र चलेगा सर सही बात है। तो अब आप इसका तुल्यांकी भार निकालें, कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार? अणुभार अपन ने अभी 98 लिखा था, विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 से तो 49, तो मैं इसका तुल्यांकी भार निकाल रहा हूँ, मोलरता निकालूंगा, मात्रा कितनी दे रही थी 49, अणु तुल्यांकी भार कितना हो गया 49 इंटू 1000 अपॉन आयतन कितना है 500। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n, ठीक है। तो इसकी नॉर्मलता आ गई 2n, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे नॉर्मलता। तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन था उसमें मैंने आपको नॉर्मलता और मोलरता के बारे में ही ज्यादा पढ़ाया था, और उसके बाद आते हैं मोललता। मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से, और इसकी इकाई क्या होती है किलो मोल पर केजी। तो परिभाषा आपसे बन जाएगी, ये विलेय पदार्थ के लिए है, विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो। 1 किलोग्राम विलायक में, यानी आप अगर जल ले रहे हैं तो पूरा 1 किलो जल लीजिए, उसके बाद मोल डालिए, तो वो 1 लीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो मोललता का सूत्र क्या होता है? मात्रा अपॉन अणुभार। अगर मैं डायरेक्ट लूं तो 1000 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा विलायक का भार आ जाएगा, ये मोललता था, ठीक है। तो आप मोललता समझ गए हैं, नॉर्मलता समझ गए, तीनों पॉइंट हो गए। मोललता के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आया था वो है मोल अंश। मोल अंश को मोल भिन्न के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ मोल अंश लिखते हैं, इसको मोल भिन्न कहते हैं, इसको x या जीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैं x ही बोल रहा हूं अभी, आपको समझने के लिए ठीक रहेगा। जैसे आपने क्या लिया, विलेय लिया, विलेय कम है और विलायक क्या है ज्यादा है, तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, विलायक के मोलों की
एक्स बी, क्योंकि विलय के लिए हम बी यूज करेंगे। तो मोल अंश निकालने के लिए मैं अभी सिंपल में उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया था, आपने बहुत सिंपल से आपको फटाफट समझ में आ जाए, उसके मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल, उसके मोल जिसके निकाल रहे विलय के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल, इस तरह से मोल अंश निकालते हैं। और विलयन का कुल मोल अंश क्या होता है, एक होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्स ए प्लस एक्स बी कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। चलो इसको समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल जरूर ले लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम बहुत धीमे से लेकिन पूरा लगभग 1 आवर से कम आवर में अपन ये चारों पोर्शन को रिवाइज कर लेंगे। देखिए आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया, इथेनॉल का मैंने लिया 46 ग्राम, और अभी अब अपन ने इसका अणुभार भी देखा था, कितना आया था 46। और मैंने लिया वाटर, वाटर लिया मैंने 36 ग्राम, इसका अणुभार तुमने 18 देख लिया था। अमोनिया मैंने लिया 17, क्या 17 ग्राम, और इसका अणुभार कितना है, 17 है। देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 14, हाइड्रोजन एक 3 हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो इनके अणुभार भी मैंने साथ में लिए थे। इन सब के मुझे क्या निकालने, मोल अंश। बात सिंपल सी समझिए कि बातें आपको शब्द बताएगा, मोल का अंश निकालिए। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अगर है तो या 10th लेवल की मैथमेटिक्स है कि मोल का अंश निकालना है, यानी पहले इसको मोल में बदलो। तो अपन ने आज जो पहला पॉइंट लिया था, बताओ मोल कैसे निकालते, बताइए। मात्रा में अणुभार का भाग देंगे, तो सबके मोल निकाल लेते हैं। मोल अमोनिया के, मोल को n से प्रदर्शित करते हैं, अमोनिया के मोल, इसका मतलब क्या होगा, अमोनिया के मोल, मात्रा अपॉन अणुभार। एक बार लिख देता हूं मैं, है ना, एक बार फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, मात्रा अपॉन अणुभार, तो कितने आए, एक क्या है मोल, ठीक है। मोल अब वाटर के निकालते हैं, वाटर के मोल, मात्रा कितनी है और अणुभार कितना है 18, तो इसके कितने आ गए आपके पास, कितने आ गए, ये 2 मोल है। इसके बाद आप निकाल रहे हो मोल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के मोल 46 से 46 को डिवाइड किया तो 1 मोल, तो लास्ट में आप क्या निकालते हैं, कुल मोल। तो क्या निकाला मैंने, कुल मोल, कुल मोल कितने आ गए आपके पास 4। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यहां तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वैसे क्वेश्चन बहुत छोटा है, चलो कर ही लेते हैं, मैं लिखता देता हूं इसको। अमोनिया के मोल, मोल अंश, मोल अंश निकालने के लिए उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल का अंश ही तो निकालना है। 1/4 मतलब 0.25। मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि मोल ऊपर रहता है और मोल मोल से कट जाता है। दूसरा है H2O के मोल, H2O के मोल क्या होंगे बताइए सर, उसके मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल, बिल्कुल सही है, उसके मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल, कितना हुआ पॉइंट, ये 2 जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से इथेनॉल के मोल ले रहे हैं, इथेनॉल के मोल के लिए उसके मोल कितने हैं बताओ, इथेनॉल के 1/4 टोटल मोल 0.25। तो आपको ये भी सिद्ध हो जाएगा कि विलयन का कुल मोल अंश कितना होना चाहिए 1। तो आप 2 निकाल के 1 में से माइनस करके भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है XA प्लस XB इक्वल टू 1 है, तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू भी क्या होगा 1, तीनों कंपोनेंट भी क्या होगा 1। तो विलयन के कितने भी कंपोनेंट हो उनका कुल मोल अंश क्या होगा 1 होता है। तो विलयन का कुल मोल अंश कितना रहता है 1 रहता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था
प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत, क्या बताया था? द्रव्यमान प्रतिशत। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, थोड़ा सा पीछे लेके ले लेना आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद वैसे मैंने इसको पूरा उसमें पढ़ा रखा है, लेकिन आपको थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाएगा कि एक छोटा रिवीजन हो जाएगा कि आप यही देख लेंगे तो भी पूरे 4 पार्ट के बारे में आपको नॉलेज आ जाएगा। फिर आप डिटेल से उनको देखिए, चारों पार्ट को देखिए। लगभग ये 2 आवर्स का वर्क है, पर ये 2 आवर्स में अपन बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसको समझा देता हूँ आपको। तो द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में लेंगे? ग्राम, या विलेय की मात्रा के लिए, तो वो अच्छा रहेगा। और नीचे टोटल कुल क्या होगा? विलियन की मात्रा, इनटू किससे कर दोगे? 100 से। विलेय की मात्रा, विलियन की मात्रा इनटू किससे कर देंगे? 100 से। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 ग्राम NaCl है, यह 100 ग्राम जल में है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले ये क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक है। तो दोनों को मिला दिया तो विलियन बन गया। तो विलियन की मात्रा कितनी हो गई? 100 नहीं होगी, विलियन की मात्रा विलेय और विलायक को मिलाने पर बनती है 10 + 100, तो ये कितनी आ गई? 110, क्या आ गई? ग्राम। और विलेय की मात्रा तो आपको पता है, विलेय की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या आएगा? मात्रा 10, 110 इंटू 100 करेगा 9.1 के आसपास प्रतिशत आ जाएंगे। ये 10% अक्सर बच्चे कर देते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि नमक विलेय है, जल विलायक है, इसलिए इन दोनों को जोड़ा, क्योंकि हमें विलियन की मात्रा चाहिए। हमें किसकी मात्रा चाहिए? विलियन की मात्रा चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद चलो, इसके बाद हम, ये पार्ट हो गया आपका सेकंड वाले में जो मेजर पार्ट था। अब आते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मैं केवल इसमें ताप का प्रभाव समझा रहा हूं, मुझे पता है कि केवल ये समझ में नहीं आएगा, बाकी तो आप से पढ़ लेंगे, और उधर हैंडलिंग का नियम समझा दूंगा, तो आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्ट 4 रहेगा। देखो, विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विलियन। और ये लिखा हुआ है, सबसे पहली बात, डेल्टा H का मतलब क्या है? 11 में पढ़ा था आपने। इसका मतलब होता है एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, एंथैल्पी का मतलब मैं बताऊं, जो मेरी टोटल एनर्जी है वो मेरी एंथैल्पी है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो। सिंपल समझ लीजिए, अभी मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूं तो मेरी एंथैल्पी क्या हो रही है? कम हो रही है। मैं खाना खाऊंगा, मतलब एनर्जी ले रहा हूं, तो मेरी एंथैल्पी बढ़ेगी। तो एंथैल्पी का बढ़ना और घटना, अगर एंथैल्पी नेगेटिव लिखी हुई आए तो अभिक्रिया समझना ऊष्मा क्षेपीय, मतलब टेम्परेचर बाहर निकल रहा है। ऐसी केस में टेम्परेचर कम करने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर तो पहले ही सामने वाला गर्म हो रहा है, बहुत गुस्से में है, और आप कह रहे
कि हाँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसको गुस्सा आ जाए और ज्यादा है, तो दोनों का मैचिंग कम होगी, विलेयता कम हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि अपना टेम्परेचर डाउन करो, सामने वाले गुस्से में तो अपना टेम्परेचर डाउन करो। इसको कैसे समझोगे? डेल्टा एच नेगेटिव मतलब आप कहोगे सर एंथैल्पी परिवर्तन में ऊष्मा क्षेपीय ऊष्मा मुक्त हो रही है, अतः ताप कम करने पर विलेयता में वृद्धि होती है। ये ली शटेलियर प्रिंसिपल, हिंदी में ली शतालीय प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, उस पर आधारित है, ये 11th में था। जैसे मान लो कि विलेय और विलायक को मिलाने पर अगर विलयन बनता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक आता है, क्या आता है? एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक, तो आप कहोगे यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। यह अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी है। तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ये है ताप का प्रभाव। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप कम करने पर विलेयता बढ़ती है, अगर ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। क्योंकि हमारा ये डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का, तो मुझे पता है कि कहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उन सारी चीजों को मैं रिवाइज कर देता हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आ रही है, या न्यूमेरिकल में या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस चीज को मैं व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, तो आप इस पे भेज दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। देखो अपना कुल मिलाकर मकसद यही है कि अच्छी पढ़ाई हो जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक है अपने डिसाइड नहीं है। विजुअल क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी स्कूल में, कब होती है वो तो भगवान करे जल्दी हो जाए, है ना, नहीं तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए बच्चों की क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब पूरा का पूरा वीडियो देखें। देखने के बाद आप उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो जरूर बताइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये अपना सारे के सारे चैप्टर, ये सारे के सारे रिवीजन हो जाए। तो चलो अपना नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, फिर मैं 2 मिनट को रोक दूंगा। हाँ, पॉइंट है ये थर्ड में आपका हेनरी नियम। हेनरी नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप बंद पात्र अक्रिय गैस, तीनों चीजें होनी चाहिए, पर इस इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, ये बंद है, सोडा वाटर बोतल है, यूं समझो पेप्सी थम्स अप की बोतल है जो बंद है, तो इसके इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m उसकी सतह पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है, क्योंकि गैस यहाँ पे भी है, वही गैस यहाँ की सतह पर दाब लगा रही है। तो अगर आप सोचिए 2 मिनट के लिए अगर हम बोतल खोल रहे हैं, शैंपेन को खोल रहे हैं, तो आपने देखा होगा शैंपेन खोलते हैं वो, तो वो क्या होती है, गैस क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो गैस कब खुली रहेगी? स्थिर ताप बंद पात्र व अक्रिय गैस के लिए इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसकी सतह पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। पॉइंट 1 ये था। सेकंड ये था P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस, ठीक है। तो गैस जो घुली हुई है उसका जो आंशिक, उसका जो वाष्प दाब है, उसके मोल अंश के x का मतलब, अब z का मतलब x का, जीटा का मतलब समझते हो, x का मतलब समझते हो,
इसका मतलब क्या है, मोल अंश के समानुपाती होता है। तो लैंग्वेज वहां से देख लीजिएगा। और इसके बीच में ग्राफ बनाना है तो x और p के बीच में सीधी रेखा प्राप्त होगी। और इसकी सीमाएं क्या थी, चौथा इसकी सीमाएं ले रहे हेनरी, गैस अक्रिय होना चाहिए, गैस अक्रिय होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, ताप निम्न होना चाहिए। और दाब बहुत अधिक उच्च न हो, बहुत अधिक उच्च न हो। ठीक है। स्थिर ताप बंद पात्र अक्रिय गैस, गैस कैसे होनी चाहिए, अक्रिय में इकाई आयतन में घुली हुई जो गैस की मात्रा है उसकी सतह पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। T गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस, यानी उसके मोल अंश के समानुपाती होती है। ये ग्राफ हो गया। गैस अक्रिय होनी चाहिए, इस पर आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था जो बोर्ड में आया है। अमोनिया गैस व HCl गैस को जब जल में डालते हैं, जल में हेनरी नियम का पालन नहीं करते हैं। क्यों बताइए, क्योंकि हेनरी नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं, बताइए बताइए। क्योंकि ये दोनों गैस जल से अभिक्रिया कर देते हैं, दोनों गैस जल से अभिक्रिया करती हैं। ये डिस्कशन पहले हो चुका था। स्थिर ताप बंद पात्र और अक्रिय गैस के लिए इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसकी सतह पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है। सीमाएं अक्रिय गैस होनी चाहिए, अक्रिय गैस है, ये दोनों अक्रिय गैसें नहीं है, अक्रिय गैसें नहीं है। ये कौन सी गैस है, ये HCl। तो अक्रिय गैसें कौन सी होती है, O2, N2, H2, ये गैसें कौन सी है, अक्रिय गैसें। इन पर हेनरी नियम लागू होता है और इन पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जल से अभिक्रिया कर देते हैं जिससे उनकी आणविक अवस्था में परिवर्तन आता है। तो ये लाइन भी लिखनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये दोनों जल से अभिक्रिया करते हैं और उनकी आणविक अवस्था में परिवर्तन आता है, इसलिए इस पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों ही जल से अभिक्रिया कर रहे हैं। ये बात है। हम 2 मिनट के लिए आप आराम से इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए, अपन आगे और बात कर लेते हैं। अब आता है पॉइंट 4। इसमें आपने पढ़ा था राउल्ट के 2 नियम होते हैं। राउल्ट के कितने नियम होते हैं, 2। एक वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, तो पहला ले रहा हूं वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। विलेय पदार्थ समझते हैं जो वाष्प अवस्था में बदल जाए, जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर हो गया, तो ये भी वाष्प अवस्था में आता है और ये भी कौन सी अवस्था में आ जाता है, वाष्प अवस्था में आ जाता है। तो दोनों ही कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। तो वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए हम किसका नियम ले रहे थे, राउल्ट का नियम। और ये कहता है घुली हुई गैस की जो विलयन है उसमें प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है।
देखिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केवल आपको समझने के लिए मैं ये लेक्चर डाल रहा हूँ। मैं वापस हटा दूंगा इस लेक्चर को ताकि आप एक बार समझ लें, है ना। तो P प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश x। अवयव A के लिए PA समानुपाती XA, तो इसके लिए क्या आ जाएगा PA P नॉट A XA। ये P नॉट का मतलब और P का मतलब समझे, ये विलयन में वाष्प दाब है और ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। मतलब आप ये समझिए केवल मोटर है तो उसका वाष्प दाब P नॉट होगा। अगर मैं उसमें जैसे मोटर है तो इसका वाष्प दाब जो होगा वो P नॉट होगा। अगर मैं इसमें कुछ अल्कोहल या कुछ दूसरी चीज मिला लेता हूँ तो वो एक सॉल्यूशन का वाष्प दाब हो जाएगा। इस तरह से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अवयव B के लिए PB समानुपाती XB, तो ये क्या हो जाएगा PB P नॉट B XB। अब इन दोनों का दाब कुल कैसे निकालेंगे, तो कुल दाब जो होगा दोनों के दाब को PA प्लस PB को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो P टोटल P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB हो जाएगा। ये राउल्ट का नियम है। प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। कि इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लेना। स्थिर ताप पर विलयन में मैं कर देता हूं, चलो एक बात आ जाएगी। स्थिर ताप पर विलयन में या वाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में, और अच्छा लिखना चाहे तो वाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में स्थिर, वापस देखिएगा कैसे लिखेंगे। स्थिर ताप पर वाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में, स्थिर ताप पर वाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर वाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। 2 मिनट में इसमें इंक भर लेता हूं, आप एक बार लिख लीजिए। हाँ पूरा सही से नजर भी आ रहा है, आप प्लीज लिख लीजिए इसको। देखिए इसके लिए अपने ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ से प्रेजेंट किया था। अगर मोल अंश A का 1 है तो B का यहाँ पे कितना होगा 0, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 1। तो अगर ये यहाँ पे हो गया 0 x A 0 हो गया तो x B कितना हो जाएगा 1, ठीक है। P नॉट A, ये एक का आंशिक दाब मान लेते हैं शुद्ध अवस्था में, क्योंकि शुद्ध ही है, देखो कुछ 0 है तो इसका मतलब ये पूरा ही हुआ तो शुद्ध हुआ। मान लो पानी लिया आपने और इधर आपने पेट्रोल लिया, ठीक है। भी ये गाड़ी पानी पीना शुरू किया, ये 0 हो जाएगा, ये इस तरह से ये चलेगा। और राउल्ट कहता है कि ये अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दाब होगा। तो P टोटल या P सॉल्यूशन कह सकते हैं P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB के बराबर होता है। फिर उसने एक और बताई थी कि देखो आदर्श और अनादर्श विलयन 2 तरह के होते हैं। किस तरह के विलयन होते हैं, आदर्श और अनादर्श क्या ले रहे हैं, विलयन। तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इधर आ जाएगा नहीं करते हैं। एंथैल्पी आप समझते हो, एंथैल्पी में परिवर्तन 0, एंथैल्पी में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0। तीसरा आयतन में परिवर्तन 0, आयतन में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रही होगी बात। और चौथा विलेय व विलायक का आकर्षण, विलेय
आकर्षण के क्या रहता है, बराबर रहता है। विलेय और विलायक का आकर्षण, विलेय विलायक विलायक आकर्षण के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ नहीं होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नहीं करते हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन 0, एंथैल्पी में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0, आयतन में परिवर्तन 0 नॉट इक्वल टू 0। विलेय और विलायक का आकर्षण वही होता है जो विलेय विलेय और विलायक विलायक, विलेय विलेय और विलायक विलायक आकर्षण के होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे। अब आते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में क्या अंतर है। इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, क्योंकि मुझे टाइम बचाते हुए सारी बातें कंप्लीट करनी है। टाइम भी आपका बच्चा है और पूरा रिवाइज भी हो जाए। धनात्मक विचलन और दूसरा कौन सा विचलन हो गया, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो मैं अभी यूं लेता हूं, ए और बी का आकर्षण, थोड़ा मैं चेंज करके बताता हूं। ए और ए, ये विलेय विलेय, ए व बी और बी के आकर्षण से क्रमशः आकर्षण से कम होता है। उधर वाली बात मैं करूंगा ही नहीं, यहां समझा देता हूं। ए और बी का आकर्षण, ए और बी का आकर्षण, ए के आकर्षण और बी के आकर्षण से कम होता है। देखो ये इनका पहले जो विलेय विलेय का आकर्षण था, अब इन दोनों का ए और बी का आकर्षण कम है। जब दोनों चीजों को मिलाया, अलग थे तो अलग आकर्षण था, जब ए और बी को मिलाया इनका आकर्षण कम है, तो ये दूर भगेंगे। दूर भगेंगे तो क्या होगा, पलायन की दर बढ़ेगी, जिससे वाष्प दाब में वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है। अगर विलियन में है तो ये वाष्प ज्यादा बनाएंगे ना, ये लिक्विड है तो वाष्प क्या बनाएगा, ज्यादा, तो वाष्प दाब में वृद्धि आएगी। उधर क्या आ जाएगा सेकंड, इधर चलो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक हो जाएगा। चौथा, आयतन में परिवर्तन भी धनात्मक होगा। बात समझ में आ रही है। आयतन में परिवर्तन अगर दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में नहीं पट रही है तो दूर रहेगी। बात समझ में आ रही है। ए और बी के बीच में नहीं पट रही, दोनों दोस्त है पर दोनों के बीच में नहीं पटती तो दूर रहेंगे। दूर रहेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आयतन में परिवर्तन क्या आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ए और बी का आकर्षण, ए और बी के आकर्षण से कम होता है। इधर जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ए और बी का आकर्षण क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, अधिक होता है। ठीक है। दूसरा, वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आएगी। तीसरा, एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चौथा, क्योंकि आकर्षण अधिक है, ठीक है, ए और बी का आकर्षण, ए और ए व बी और बी से अधिक है। लिख देता हूं, चलो। तो आकर्षण अधिक है तो पास में रहेंगे, पास में रहेंगे तो आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पे जनरली H बॉन्ड बनता है। इसका उदाहरण लिया था कि जैसे ये क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन, ये इसका उदाहरण है। इन दोनों के बीच में H बॉन्ड बनता है, ठीक है। और धनात्मक का एक उदाहरण बताता हूँ, इथेनॉल, इथेनॉल C2H5 में, इथेनॉल में हमने क्या मिलाया है, एसीटोन मिलाया है। इथेनॉल में क्या मिला रखा है, एसीटोन मिला रखा है। तो ये धनात्मक विचलन बनाते हैं और ये ऋणात्मक विचलन बताते हैं। इसके बाद मैंने दोनों विचलन बता दिए कि ए और बी का आकर्षण, ए और ए के आकर्षण से क्या होता है, कम, कम तो दूर, वाष्प दाब में वृद्धि, ये धनात्मक, ये धनात्मक। इसमें आकर्षण अधिक तो पास पास आ जाते हैं। तो
एक तो ये हो गया था, और एक लास्ट पॉइंट रहता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय के लिए, ठीक है। पहले तो ये वर्ड समझिए, अवाष्पशील विलेय क्या होता है। अवाष्पशील विलेय क्या होता है बताइए। जिस अवाष्पशील विलेय जिसकी वाष्प न बने, जैसे मैंने यूरिया लिया, ये ठोस है, यूरिया NH2CONH2 यूरिया का सूत्र है। ये क्या है, यूरिया। यूरिया ठोस है, तो क्या ठोस की वाष्प बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी, तो उसका P0B जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आई बात। तो उसका P0B क्या हो जाएगा, 0। और आप एक और चीज समझिए, वाष्प दाब क्या था, समझते हैं ना वाष्प दाब। वाष्प दाब मैंने परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि 11th की है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जो पदार्थ है उसकी जो वाष्प है उसी की सतह पर दाब डालती है, तो पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये शुद्ध विलायक है। अगर मैं विलयन ले लेता हूं, इसमें मैं मान लो यूरिया मिला देता हूं, जल प्लस यूरिया, तो क्या बन गया, विलयन। तो इसकी वाष्प ज्यादा बनती है और इसकी वाष्प क्या बनती है, कम बनती है, ठीक है। तो किसकी वाष्प कम बनती है, विलयन की, तो उसका दाब भी क्या होगा, कम। तो P0 इज ग्रेटर देन PS कहते हैं। ध्यान समझ में आई बात समझिए, पहले आराम से समझिए। मैं कहना चाह रहा हूं, पहले तो वाष्प दाब क्या है, ये पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब है। क्योंकि परिभाषा आपसे नहीं पूछनी, समझना है आपको। पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। पात्र बंद होना चाहिए। अब शुद्ध विलायक में वाष्प ज्यादा बनेगी तो उसका दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं यूरिया मिला दूंगा तो यूरिया के कण इसकी वाष्प को कम कर देंगे, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। तो हम कहते हैं P ओरिजिनल ग्रेटर देन P सॉल्यूशन, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P ओरिजिनल का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से उच्च होता है। तो अवनमन कितना हुआ, किसका, वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, कितनी हुई, कौन सा ज्यादा है, P ओरिजिनल ज्यादा है, P सॉल्यूशन, इन दोनों का अंतर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, अवनमन। और मैंने आपको एक फैक्टर बताया था जिसको याद रखना है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल रहेगा। बात समझ में आ रही है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल रहेगा। ये रहता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। बात समझ में आई, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। और राउल्ट का दूसरा नियम, अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। मैं अभी लैंग्वेज पार्ट में बता रहा हूँ, इसकी थ्योरी पार्ट, वो मैथमेटिकल पार्ट वैसे ही पार्ट 5th में जो डालूंगा उसमें वैसे ही आ रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, इसके लिए अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मोल विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। देखिए बच्चों, आपके कहने के अनुसार चल रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो हम वापस पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपसे ये है
कि रेगुलर पढ़ें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर करने सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है आपको भी और पढ़ने वालों को भी कि हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं जिसमें केवल इंटेंशन ये है कि आपका टाइम यूज हो जाए और हमारा टाइम एक यूजुअल टाइम आपको हम दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा काम बहुत कुछ रहता है। हम मोटिव यही है कि आपका कुल मिलाकर टाइम यूज हो जाए, साल आपका अच्छा जाए, नंबर अच्छे आए, यही है। गुड लक।